कुछ बात करने की इच्छा थी। आप लोग भी कुछ सोच रहे होंगे मीडिया को लेकर के, जिस तरह का मीडिया का व्यवहार होता है, कौन सी खबरों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुशांत सिंह वाली जो खबरें हैं वो नहीं होनी चाहिए, या उस अपराध की जो सुनवाई है या उससे जुड़ी हुई खबरें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितना प्रतिशत होना चाहिए। 24 घंटे क्या इसी प्रकार की न्यूज़ होनी चाहिए? बाकी मुद्दों पर भी कुछ फोकस मीडिया का होना चाहिए। राजनीति पर कितना होना चाहिए, वायलेंस पे कितना होना चाहिए, और जो आम आदमी की समस्याएं हैं उस पर कितना होना चाहिए। तो एक समाजवादी देश में किस प्रकार की खबरें होती हैं, साम्यवादी देश की खबरें किस प्रकार की होती हैं, एक दक्षिणपंथी देश जो है, जो क्लॉकवाइज अपनी इकोनॉमी को, पॉलिटी को घुमाता है, उस देश की खबरें कैसी, किस प्रकृति की होंगी। तो सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। और अमेरिका जैसे पूंजीपति देश की खबरें फिर किस प्रकार की होनी चाहिए। ऐसे देशों में मानवाधिकारों की स्थिति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, तुलना करके आप सोच सकते हैं। आज फ्रांस की एक खबर लेके आए हैं। तो हर देश का अपना एक नेचर है, हर देश की अपनी एक प्रकृति है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो हम ईश्वर की निंदा भी करते हैं। हमारे यहाँ फ्रांस में ईश्वर की निंदा को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माना गया है। तो अगर आप फ्रांस में नागरिकता लेना चाहते हैं तो स्वागत है, आइए। आप यहाँ बसना चाहते हैं बस जाइए, आना चाहते हैं आ जाइए। लेकिन यहाँ हम फिर पैगंबर की या मोहम्मद साहब का कार्टून बना देते हैं या उसकी आलोचना कर देते हैं, तो आपका इस्लाम खतरे में नहीं होना चाहिए। इससे इस्लाम खतरे में नहीं हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ईश्वर है उसकी आलोचना हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मानते हैं। तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मत आइए, क्योंकि ये देश है और हमारे देश का कानून है, और हमारे देश के कानून के हिसाब से ईश्वर की आलोचना हो सकती है, ईश्वर का मजाक भी उड़ाया जा सकता है, और हम उड़ाते हैं। आपको पसंद नहीं है तो आप मत आइए, आप अपने जहाँ रहते हो वहाँ रहिए। लेकिन अगर आप फ्रेंच होना चाहते हैं, अगर आप फ्रांस में आना चाहते हैं तो आपको फ्रेंच होना पड़ेगा। यानी कि फ्रांस की नियम कायदे या यहाँ के जो कानून हैं उसके हिसाब से आपको डलना पड़ेगा। यहाँ का कानून अगर किसी प्रकार की छूट देता है तो उसमें आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। आप आ जाइए, फ्रांस में रहिए, और फिर यहाँ के नियमों का और कानूनों का पालन कीजिए। ये यहाँ की छूट का आनंद उठाइए। हमने अगर कोई छूट दे रखी है और अगर वो आनंद उठाना चाहता है तो आप उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे, उसकी हत्या नहीं करेंगे। तो आपने देखा था पेपदा वाला जो केस था, जिसमें मोहम्मद साहब का कार्टून बनाने पर कितना उत्पात मचा था। तो वो रूढ़िवादिता जो है, धर्म की जो रूढ़िवादिता है, उसके खिलाफ है। आप किसी दूसरे, जैसे अभी टर्की में चले जाइए, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ का राष्ट्रपति जो चर्च है, जिसको कि म्यूजियम बना दिया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जिसको म्यूजियम बना चुके थे, उस चर्च को वो मस्जिद बना रहा है। हम लोग हमारे कानून के साथ और हमारे मीडिया के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा मीडिया अभी इन दिनों में उसका व्यवहार क्या है, या हमारे यहाँ का कानून या हमारी संसद वो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कैसे पेश आ रही है। और फिर अमेरिका में जो अश्वेत की हत्या हुई पुलिस वाले के द्वारा, तो जिस प्रकार का आंदोलन चला, और ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी कि काले आदमियों की ज़िंदगी भी मायने रखती है,
और उनकी ज़िंदगी भी महत्वपूर्ण है, जैसे गोरे लोगों की है। वो आंदोलन चला पूरा का पूरा, अभी उसके बाद एक और हो गई हत्या। तो इस साल भर के घटनाक्रम में आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, उन सब देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पर लोकतंत्र कितना समृद्ध है और उसके मूल्य कितने स्थापित हुए हैं, उसमें संविधान का और वहाँ के कानूनों का कितना भूमिका है, और उसकी तुलना फिर हमारे देश के साथ कीजिए। तो फिर आपका एक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित होगा, केवल इस मायने में नहीं कि केवल मीडिया के मायने में या केवल कोई ऐसी हिंसक घटनाएं हो गई उससे संबंधित नहीं, बल्कि आपका एक विशद ज्ञान जो है वो विकसित होगा, इकोनॉमी में भी होगा और वो देश के सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में भी होगा। अब आप अपने सांस्कृतिक मूल्यों को श्रेष्ठ ठहराते रहो कि हम सबसे उच्च सांस्कृतिक मूल्य वाले व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में और हम ही नेतृत्व करेंगे और हम ही विश्व गुरु हैं, लेकिन अपने यहाँ की सांस्कृतिक विविधता, अपने यहाँ का जातीय विविधता, अपने यहाँ की जो नस्ली विविधता है, भाषाई विविधता है, जितनी तरह की हमारे यहाँ इंडिया की डाइवर्सिटी है, लगभग अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों में आप जाएंगे, वहाँ अलग अलग भाषा, कहीं स्पेनिश चलती है। जब हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं और ईस्ट साइड में जब हम लोअर साउथ अमेरिका की तरफ जाते हैं, तो ईस्ट साइड के जो साउथ अमेरिका के नज़दीक जाने वाले, क्योंकि यहाँ पर स्पेनिश सेटलमेंट थे कई बार, तो जब हम फ्लोरिडा और ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ स्पेनिश ज़्यादा बोली जाती है, और जब हम मैक्सिको की तरफ जाते हैं और उधर, तो वहाँ आपको मैक्सिकन कल्चर जो है वो देखने को मिलता है। कई जगह पर जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, तो कैरिबियन आइलैंड्स हैं, उनका कल्चर का थोड़ा प्रभाव आपको ब्लैक्स में दिखाई पड़ता है। तो अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता अमेरिका में भी खूब सारी दिखाई पड़ती है। इसलिए हमारी तुलना जो है लोकतंत्र की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज़्यादा तुलना अमेरिका से की जा सकती है, फ्रीडम के मामले में भी। ये आपके सिलेबस में भी है मेंस में, तो कि कंपैरिजन करना है आपको तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ। साउथ अफ्रीका के साथ भी हमारी बहुत ज़्यादा तुलना होती है, खास करके गांधी के कारण। तो गांधी साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो नस्लीय भेदभाव है उसके खिलाफ, एपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ आंदोलन किया था। अभी 2-3 दिन से न्यूज़ में जो चल रहा है ट्रंप के लिए कि वो खुद नस्लवादी व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्होंने ओबामा की हम शक्ल वाला की शक्ल जैसा आदमी अपने यहाँ नौकर रखा हुआ था, नौकरी पे रखा था आदमी को, ताकि वो ओबामा को नीचा दिखा सकें। तो वो ब्लैक्स को नीचा मानते हैं। और ट्रंप जो है, ऐसे बहुत सारी उन्होंने अपने व्यवहार से, और वैसे भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में रिपब्लिकन ज़्यादा एरिस्टोक्रेट हैं, ज़्यादा स्टीरियोटाइप्ड हैं, और रिपब्लिकन कई मामलों में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हैं। जो अब्राहम लिंकन ने या मार्टिन लूथर किंग ने जो संघर्ष किया, और उस संघर्ष के बाद जो एक अमेरिका दिया, जिसको हम डेमोक्रेटिक अमेरिका कहते हैं, एक तरह से प्रजातांत्रिक अमेरिका, तो जो स्वतंत्रता के मूल्य हैं उसको कुचलने में हमेशा रिपब्लिकन्स ने बहुत बड़ा रोल किया है। वो हमेशा कुचलने का काम किया है। और डेमोक्रेट्स जो हैं, चूँकि उनका नाम है डेमोक्रेट्स, तो वो स्वतंत्रता की बात ज़्यादा करते रहे। इसलिए क्लिंटन के समय में, ओबामा के समय में आपको एक अलग प्रकार का प्रशासन और देश देखने को मिलेगा। दुनिया भर की राजनीति में भी
और जो रिपब्लिकन्स हैं यानी बुश है, और खास करके अभी जो आप देख रहे हैं ट्रंप के समय में, राजनीति अलग स्वरूप की होगी। आपने बहुत सारे ऐसे दोस्त, परिवार के सदस्य, बहुत सारे ऐसे महसूस किए होंगे। सभी तरह के सदस्य होते हैं, हमारे परिवार में भी अलग अलग तरह के सदस्य होते हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में हम लोग ऐसे लोगों को महसूस करते हैं, आसपास उनके व्यवहार को महसूस करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको बैठने के लिए जगह दें। अगर आप कहीं से आए हैं और जगह कम है तो हो सकता है वो उठ जाएं, नहीं भी उठते हैं तो वो खिसक जाएंगे और आपको बैठने के लिए जगह देंगे। और अगर आप नहीं भी बैठना चाहेंगे तो आपको हाथ पकड़ करके खींच करके बिठा देंगे कि नहीं नहीं बैठिए बैठिए, जगह है ना, यहाँ बैठिए। यहाँ से शुरुआत होती है व्यवहार की। फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जब कुछ खा रहे हैं और आप बाद में आए हैं तो आपको वो पूछेंगे कि आप ये खाइए। अरे लीजिए, क्या ऐसा थोड़ी होता है, लेना पड़ेगा आपको, ये लीजिए। तो आपको खाने का दे दिया, बैठने के लिए कह दिया। और आपको अगर कोई दिक्कत है तो आपके हालचाल पूछ लिए। आपको वाकई में किसी वस्तु की जरूरत है या कोई आवश्यकता है आपको, तो वो आवश्यकता आपकी पूरी कर दी। आप खेलते थे तब आपको खिलाया गया साथ में। आप पढ़ते थे तब अब पढ़ने के लिए सामग्री जो चाहिए, नोट्स हैं, किताबें हैं, पेन है, वो शेयर किया आपके साथ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें आपको डेमोक्रेट्स जैसा व्यवहार देखने को मिलेगा, जो वितरणकारी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। कल जो हम डिस्ट्रीब्यूशन वाले न्याय की बात कर रहे थे कि न्याय के कई प्रकार हैं, उनमें जो वितरणकारी न्याय है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है एक तरह से, कई प्रकार के न्याय बताए थे आपको। एक सिंपल जो साधारण प्रकार का न्याय आपको बताया था जो हमारे व्यवहार में देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा प्रिय नहीं है उसको भी कुछ देना। प्रिय को तो हम देते ही हैं, जो हमारा प्रिय होता है उसको तो हम कुछ देते ही हैं, लेकिन जो हमारा प्रिय नहीं है उसको भी कुछ देना न्याय है। हमारा कोई व्यक्ति प्रिय नहीं है और अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जो आपको उपयोग में नहीं आ रही है। कल हमने बताया था आपको इसके बारे में कि अगर कोई वस्तु आपके उपयोग में नहीं है और आपके पास रखी हुई है और आपके बेटे ने या आपके भाई ने या आपके कोई प्रिय व्यक्ति ने आकर के कहा कि ये मैं ले लूं, तो आप कहोगे हाँ क्यों नहीं, रखो, आप ले लो। और ऐसे में मान लिया जाए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका प्रिय नहीं है या आप उसे नहीं जानते हैं और आपको वो वस्तु उपयोग में नहीं आ रही, और ऐसे में वो आकर के पूछता है कि क्या मैं ये वस्तु ले लूं, तो क्या आप उसे दे देते हैं? अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हैं और आपके काम की नहीं है और वो उसके काम की है और वो अनजान आदमी है, स्ट्रेंजर है कोई, उसको यदि आप दे देते हैं तो ये न्याय हुआ। अनजान व्यक्ति को आपके द्वारा कुछ दिया जाना, आपके द्वारा लाभान्वित किया जाना, ये न्याय है। तो ऐसे न्याय की अपेक्षा हम ट्रंप से क्यों नहीं कर सकते? डोनाल्ड ट्रंप से हम इस प्रकार के न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो ये जो रिपब्लिकन्स होते हैं, लगभग लगभग आपको यही कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं, है ना। तो भारत में वितरणकारी न्याय में विश्वास करने वाली, जस्टिस में विश्वास करने वाली न्याय व्यवस्था क्यों नहीं है? ऐसी राजनीतिक व्यवस्था क्यों नहीं है? तो भारत में समाजवाद का जो कंसेप्ट है, सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है, इसलिए आप जब तुलना करेंगे भारत की, तो यहाँ की जो बीजेपी और आरएसएस की जो मानसिकता है वो रिपब्लिकन से मैच करती हुई
दिखाई पड़ती है और वो लेबर पार्टी से मैच करती हुई दिखाई पड़ती है, वो कंजर्वेटिव पार्टी से मैच करते हुए दिखाई पड़ती है। नाम भी उसका कंजर्वेटिव है, रिपब्लिकन है। उधर कौन है? डेमोक्रेट्स हैं। उधर कौन है? लेबर पार्टी है। इसलिए लेबर पार्टी की जब सरकार आती है ब्रिटेन में, तो भारत में ठीक है कांग्रेस डूब चुकी है, कांग्रेस का अब कोई उतना अस्तित्व नहीं बचा, लेकिन किसी भी दिन उभर करके आ भी सकता है। लेकिन अभी तो कोई उम्मीद लग नहीं रही है कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा आपको लगभग उनसे मिलती है। हालांकि दोनों दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, वामपंथी नहीं है कोई भी। तो कल्याणकारी होने के लिए वामपंथी होना जरूरी नहीं होता है, और सारे वामपंथी कल्याणकारी नहीं होते, उनमें से नितांत मूर्ख भी होते हैं बहुत सारे, और एक्सक्लूसिव बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो बहुत अतिवाद में चले जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, और वो नक्सलवाद को सपोर्ट करने लगते हैं, हिंसा को सपोर्ट करने लगते हैं। तो कार्ल मार्क्स को मानने वालों का एक तबका हिंसा को सपोर्ट करने वाला भी है। तो दुनिया भर की विचारधाराओं को समझने की कोशिश कीजिए। अब द्विध्रुवीय विश्व नहीं रहा, बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है अभी, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बहुध्रुवीता है। पूरे विश्व में एक बहुध्रुवीता देखने को मिलती है, और ये बहुध्रुवीता जो है ये आपको भारत में अपने अंदर अपनी जो जनसंख्यात्मक संरचना है हमारी, उसके अंदर अब आपको बहुध्रुवीता के दर्शन होंगे। जो इतनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाले लोग एक साथ मिलकर के जब सरकार बनाते हैं, एनडीए में आते हैं, यूपीए में आते हैं, तो कोई एक पार्टी की सरकारें नहीं बनती। ठीक है कि वो पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई तो हमको लगता है, लेकिन गठबंधन जो है वो प्रीपोल अलायंस है, यानी कि चुनाव से पूर्व गठबंधन हुए हैं, इस वजह से इतनी सारी सीटें हैं। ठीक है, तो गठबंधन का धर्म इसलिए निभाना पड़ता है कि आप कहोगे सीटें तो इनके पास, बीजेपी के पास इतनी सारी है, किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं है, इन सबको छोड़ दिया जाए। नहीं, आपकी सीटें जो आई है वो इतने सारे लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी आपके खिलाफ, इस वजह से सीटें आई है, इसलिए आपको बाद में भी उस गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ता है। तो जो हम आज आपसे विचारधारा की बात कर रहे थे कि कई कितने तरह की आइडियोलॉजी काम कर रही हैं, कल्चरल आइडियोलॉजीज कितने सारी हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कितनी हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजीज कितनी हैं। तो दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे मत हैं जिनसे आप सहमत हैं, नहीं हैं, लेकिन वो दुनिया में हैं, मौजूद हैं, उनका एग्जिस्टेंस है, और वो अपने देश में, अपनी टेरिटरी में अपने हिसाब से कानून बना करके रहते हैं। ऐसे में हम लोगों को पूरी दुनिया से तुलना करना आना चाहिए। आप कुछ देशों का उदाहरण औद्योगिक उत्पादन या आर्थिक प्रगति के तौर पे देख सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो चीजें हमको प्रभावित कर रही हैं, खास करके इन दिनों में जब पेंडेमिक है और कोरोना का ये जो संकट है हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने है, इस समय में जो सबसे ज्यादा चीजें परेशान कर रही हैं वो आर्थिक गतिविधियां कर रही हैं, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों की वजह से ही आप एक इकोनॉमिक पावर बनते हैं, और इकोनॉमिक पावर जब आप बन जाते हैं तो आप अपनी जनता के लिए अच्छे अस्पताल भी बना सकते हैं, और जनता के लिए पीपी किट भी ला सकते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए, अपने डॉक्टर्स के लिए, और दवाइयां भी ला सकते हैं, और वैक्सीनेशन का काम जो R&D के तहत जो लैब बना सकते हैं, अच्छी अच्छी लैब बना सकते हैं। अभी जितना वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो हमारे पास है, फार्मास्यूटिकल का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, R&D का अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी कमी है, तभी हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। नहीं तो हो सकता है कि उसमें हम सबसे ज्यादा आगे होते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि अगर हमने R&D में और ज्यादा इन्वेस्ट किया होता, बायोटेक्नोलॉजी में और ज्यादा इन्वेस्ट किया होता, तो हम अभी और एडवांस होते। जितने टेस्ट हम लोगों को शुरुआती दिनों में करने चाहिए थे, उस टारगेट पे लगभग हम अब पहुंचे हैं।
तो टेस्ट की गति धीमी होने की वजह से भी कोरोना में फैलने का कारण, अगर आपने टेस्ट प्रॉपर कर लिया होता पहले शुरुआत में, अब जो हम जितने टेस्ट कर रहे हैं उतने हमको शुरुआत में मार्च में जो है, मार्च या अप्रैल में ये टेस्ट करना चाहिए थे, वो टेस्ट अब कर रहे हैं। तो इतनी देरी से जो हमारे टेस्टिंग का जो हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, उसका नुकसान ये हुआ कि लोग तब तक फैला चुके थे। अगर वो डिटेक्ट हो जाते तो उस समय में आप उनको डिटेंशन में डाल देते और प्रॉपर इलाज शुरू हो जाता। तो हम लोगों के यहाँ जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करना था, वैक्सीन का डेवलपमेंट है उसको फास्ट करना था। और आज अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। अब खबरें आ रही है चारों तरफ से कि अब अस्पतालों में उतने बेड नहीं हैं, बेड बचे नहीं हैं। तो ये स्थिति खराब है। कल मैंने एक बात और शेयर की थी आपसे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बात ये थी कि सरकारी दृष्टिकोण जो था कोरोना का देखने का, उसमें हम लोग भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ उसमें केवल सरकार का डिसीजन नहीं था, सबसे ज़्यादा सख्त लॉकडाउन और लॉकडाउन करना चाहिए और सख्त से सख्त होना चाहिए। लगभग सभी लोग, सभी पार्टियां लगभग इससे सहमत थी और सभी लोगों ने किया भी देश भर में। कई राज्यों ने तो, हालांकि सरकार ने राज्यों से मशवरा करने में देरी की, लेकिन राज्यों से जब मशवरा किया गया तो सभी पार्टी की सरकारें अलग अलग राज्यों में जो देखने को मिलती हैं, उन सब ने लगभग यही सलाह दी कि हम लॉकडाउन करेंगे, हम केंद्र सरकार के साथ हैं। और जब हम अनलॉक कर रहे हैं तब भी लगभग सब लोग साथ में हैं। थोड़ा सा परीक्षा कराने के मुद्दे पे इधर उधर हो सकते हैं। तो फिर क्या कारण है कि इतनी सारी अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे जो सब लोग एक साथ एक मत थे और अब केवल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो ये एक राजनीति है, एक चीज। दूसरा, मैंने आपसे एक बात कही थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि जब हम कोरोना के प्रभाव, कोविड के कारण जब हम बात करते हैं कि काफ़ी लोगों के साथ वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, काफ़ी लोग बीमार, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग, छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन था। और पिछले 4-5 महीनों में जितने बच्चे पैदा हुए होंगे तो उन बच्चों का चूँकि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो आने वाले समय में वो गंभीर बीमारियों से जूझेंगे और वो अकाल मृत्यु होगी बहुत सारे बच्चों की। इसलिए किसी प्रकार से गंभीर बीमारियों के लोग जो अपनी किडनी का इलाज नहीं करा पाए, हार्ट का इलाज नहीं करा पाए, ऐसे लोगों की मृत्यु भी बढ़ेगी। तो एक चीज़ तो ये है कि ये एक पक्ष है कि कोरोना की वजह से या सरकार के लॉकडाउन की वजह से या कोविड हॉस्पिटल स्पेशल बना दिए गए हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो गड़बड़ा गई हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी में भी दिक्कत है। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जब हम लिखेंगे परीक्षा में तो संतुलित दृष्टिकोण लिखते समय में हमको दूसरे पक्ष भी लिखने चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ में। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि हाइजेनिक तरीके से कैसे जिया जाता है और कैसे हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, कैसे हम लोग हेल्थ के प्रति अवेयर रह सकते हैं, ये हम लोगों ने इन दिनों में सीखा है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सैनिटाइज यूज़ करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, ये सब चीज़ें जो है हम लोगों ने इन दिनों में जो सीखी है उसकी वजह से भी आंकड़ों में कमी आएगी। बीमारियां, जो बहुत सारी बीमारियां जो है वो हो जाती है। तो हमको कई तरह के एंगल से सोचना पड़ेगा। कभी क्रिटिसाइज करने वाले लोग जो है आपको एक ही एंगल बताते हैं, केवल एक ही एंगल पर वो फोकस करते रहते हैं। तो इससे ब्यूरोक्रेसी, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को भी आप देखेंगे कि वो ब्यूरोक्रेट्स जिस जाति के हैं या जिस धर्म का पालन करते हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, देखिए ब्यूरोक्रेट भी मनुष्य है और नागरिक है, तो उसकी अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। जितने भी आप आईएएस देखते हैं, आईपीएस देखते हैं, ये सारे के सारे सेक्युलर होंगे या सारे के सारे एक ही आइडियोलॉजी के होंगे।
या ये कांग्रेस बीजेपी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते होंगे, एक जैसा मानते होंगे सबको, ऐसा नहीं है। सबका अपना अलग अलग नजरिया होता है, सब अलग तरीके से सोचते हैं, है ना। तो कोई कांग्रेस की तरह सोचता है, कोई बीजेपी की तरह सोचता है, कोई हिंदू की तरह सोचता है, कोई सेक्युलर की तरह सोचता है, कोई केवल कट्टर मुसलमान की तरह सोच सकता है, मुस्लिम यदि अगर वो है तो, और कुछ उसमें भी सेक्युलर हो सकते हैं, वो मेजोरिटी वालों को इस तरह से नहीं सोचते। कुछ दलित होते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अलग तरीके का भाव रखते हैं। सवर्ण होते हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग अम्बेडकर को मानने वाले मिल जाएंगे, बाबा साहब को मानने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग नफरत करने वाले भी होते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इन्होंने आरक्षण को जन्म दिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग जो है प्रशासन में होते हैं। लेकिन परीक्षा में लिखने के लिए तो आपको एक आदर्श स्थिति पैदा करनी पड़ती है। असली में तो आप वैसे होते नहीं है, लेकिन परीक्षा में लिखने के लिए तो आपको पैदा करनी पड़ती है आदर्श स्थिति, जिसमें कि आप संतुलित तरीके से अपने उत्तर को दे सकें। तो वो उत्तर देने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया था और इसीलिए इसको रिपीट किया था। इसलिए आपको पूरी दुनिया भर के संविधानों का, पूरी दुनिया भर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का और रिलीजियस कम्युनिटी के प्रति जो विचार है उसको एक संतुलित दृष्टिकोण रखने की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको ऐसा पढ़ाया जाता है। हमारे नोट्स में आप देखोगे तो वो झलक आपको साफ साफ दिखाई देगी। हमारे नोट्स में कोई भी मुद्दा है तो उसका आपको तीनों स्वरूप दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक बैलेंस्ड व्यू। आप देखिए प्रत्येक मुद्दे के साथ में जो है वो चीज़ दी हुई है, वो जानकारी है उसमें, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं लिखने में। और अगर आप वैसा ही मन बना लें तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए लिखना। नहीं तो क्या होता है कि फिर आप लिखने के लिए वैसा बनने की कोशिश करते हैं थोड़े समय के लिए, तो वो बन नहीं पाते और आप केवल सोचते हैं कि मैं लिखने के लिए ऐसा टेम्परेरी बन जाऊं। अगर आप असली में वैसा बन जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब सोशल मीडिया पे जाएंगे तब भी आप वैसी चीज़ें लाइक करेंगे और वो करेंगे, लेकिन उसके लिए आप सोचेंगे कि नहीं हमारी तो आलोचना होगी, हमारे जो धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, हमारे जो मानने वाले हैं वो लोग तो फिर हमारी आलोचना करेंगे कि हम तो ऐसे हो गए, सेक्युलर हो गए। और सेक्युलर होना अपने आप में कोई गाली नहीं है, या सेक्युलर होना अपने आप में कोई बुराई नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो मान्यताएं दी है, अब देखिए 70 साल तक तो हमने बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन चलाया। 1950 से लेकर 2020 तक का जो सफ़र है हमारा इस डॉक्यूमेंट का, वो सफलतापूर्वक है। अब अगर कोई दावा करता है कि ये बहुत जल्दी हम इसको ख़त्म कर देंगे और हम इसको बदलने के लिए ही सत्ता में आए हैं और इसको बदल के ही मानेंगे, तो थोड़ी शंका तो है। इतना आसान नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट जो है इतनी आसानी से आप बदल देंगे। जिस डॉक्यूमेंट ने इतना ज़्यादा प्रभाव जनमानस पे ही नहीं डाला, बल्कि हमारी पूरी आर्थिक प्रगति, हमारी वैज्ञानिक प्रगति, इस देश का जितना भी विकास हुआ है उसमें इस डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। नीति निर्देशक तत्वों का, फंडामेंटल राइट्स का, संस्थाओं के निर्माण का, बनने का, सारी संस्थाएं जो आज काम कर रही हैं वो सब क्यों बनी हैं, कैसे बनी हैं, उसका तरीका तो इसी डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। इसी डॉक्यूमेंट की वजह से बनी है। इसमें सबके रूल्स रेगुलेशन है, एक तरह से टर्म्स कंडीशन दी हुई हैं, और सबने कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 4-5 सालों में, जरूर 5-6 सालों में जब से ये सरकार आई है, तब कुछ चीज़ें चरमराती हुई दिखाई पड़ती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल होते हुए भी, जो आप लोग देखते हो संसद में बहस के दौरान भी देखने को मिलता है। खास करके सर्वोच्च न्यायालय के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो टिप्पणी की थी प्रशांत भूषण ने कि पिछले 5-6 सालों में लगभग न्याय देखने को नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा बहुत गिराई है। ये जो ट्वीट था ना प्रशांत भूषण का, जिसकी वजह से उन पे 1 रुपए का जुर्माना लगा और सजा मिली, अब वो एक्यूज्ड नहीं रहे, अब वो क्या हो गए, उनको पेनलाइज किया गया एक तरह से। 1 रुपए का जुर्माना भले नाम मात्र का जुर्माना है, लेकिन वो कन्विक्टेड है, इक्विटल नहीं हुआ, कन्विक्शन हो गया, सजा याफ्ता हो गया। अब फ्यूचर में जब कभी भी उनके कैरियर में, प्रशांत भूषण के कभी भी उनके कैरियर में अगर इस तरह की बात आएगी कि उनके
कि इनको कभी सजा हुई क्या नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता व्यक्ति है। हालांकि वो उसका रिव्यू पिटीशन लगा रहे हैं और रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको करता है कि नहीं करता। ठीक है, उनको जेल नहीं हुई, लेकिन 1 रुपए का जुर्माना देना या कोर्ट उठने तक की सजा देना, बिल्कुल साधारण सजा देना भी सजा याफ्ता होता है। तो उसको सजा याफ्ता है, सजा दी गई है, कन्विक्शन हुआ है, इक्विटल नहीं हुआ। इक्विटल होना उसको बोलते हैं जिसमें बाइज्जत बरी किया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि नहीं आपके खिलाफ कुछ नहीं बनता, आप छोड़ दिए गए। तो वो नहीं हुआ, वो चीज हो गई। उन्होंने क्या कमेंट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा खोई और पिछले 4-5 जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ठीक से न्याय व्यवस्था को स्थापित नहीं किया। उसमें राम मंदिर वाला मामला भी आ गया, बहुत सारे PIL आ गए, बोफोर्स का तो नहीं, क्या राफेल वाला जो मुद्दा है वो आ गया। राफेल मुद्दे पे बहुत अच्छे से सरकार को दिशा निर्देश जारी किए जा सकते थे, बल्कि उल्टा हुआ कि राफेल का मुद्दा जिसने उठाया उसी को जो है सजा मिल गई, या उसी को एक तरह से माफी मांगने पे मजबूर किया गया। तो कई सारी चीजें हुई जिसमें एक तरफा सुप्रीम कोर्ट का दिखाई पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा गिराई है। तो क्या ये कमेंट नहीं किए जाने चाहिए? क्या ऐसी चीजें चर्चा में नहीं आनी चाहिए? अगर इनकी चर्चा आप नहीं करेंगे तो क्या इसका मतलब संविधान ठीक से काम कर रहा है या संविधान को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? आप कहेंगे नहीं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जो इतना पुराना डॉक्यूमेंट हो गया है उसको अब नहीं मानना चाहिए, बहुत बहुत हो गया इसका सुन के। तो क्या आप एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के आप डेवलपमेंट कर लेंगे और वो सफल होगा? उसके लिए क्या आप नया प्रयोग करने जा रहे हैं? तो आप इस नए प्रयोग से कहाँ तक सहमत हैं? और फिर जो इतना कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी बनी थी, कमीशन बना था, आपको पता है 2003 में, और वेंकट चलैया जो थे उनके अध्यक्षता में, वेंकट चलैया के अध्यक्षता में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बना था, संविधान समीक्षा आयोग बना था, क्या उसकी सिफारिशों को लागू कर दिया जाए? तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इस लेवल पे होना चाहिए, जबकि हमारे संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था है, अमेंडमेंट की व्यवस्था है। हम जिस तरह का अमेंडमेंट चाहते हैं वैसा अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं और उससे हम लोग अभी तक काम चलाते आए हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या हमको एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव एक अमेंडमेंट की या बहुत बड़े सुधार की जरूरत है, जिसमें कि हम आमूलचूल रूप से बदल करके रख दें कॉन्स्टिट्यूशन को और फिर हम देश को बहुत अच्छा बना लेंगे? मान लीजिए आपने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और उसके 10 साल बाद आपको लगा कि ये तो मतलब बहुत खतरनाक परिवर्तन हमने कर दिया और इसकी वजह से तो कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो देखिए, किसी भी देश का विकास इस तरीके से नहीं होगा जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि जो विचारधारा दूसरे को जगह देने की है। आपके परिवार में किसी को खाना खिलाना है तो उसको खाना खिलाने की बात करना है कि इसके पास खाना नहीं है, मैं इसको खाना खिला दूं। आप भूखे होंगे, आप आइए, आप हमारे साथ बैठ के खाना खाइए। आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही, आप आइए हमारे साथ बैठिए, यहाँ बैठिए। ये जो विचारधारा है, मैं ये मानता हूं कि जब आप किसी जिसके पास खाना नहीं है उसको खाना देना, जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसको एजुकेशन देना, जिसके पास काम नहीं है उसको काम देना, ये विकास की अवधारणा है और इससे देश का विकास होता है। देश का विकास इससे नहीं होता कि किसी के पास 10 लाख रुपए है तो आप उसके लिए चिंतित हैं कि इसके पास 15 कब होंगे, 15 वाले के 20 कब होंगे, जिसके पास 20 करोड़ है उसके 25 करोड़ कब होंगे। अगर हम इसकी चिंता करेंगे कि 20 करोड़ वाले के कैसे भी करके 15-25 करोड़ करने हमको, तो उससे विकास कैसे होगा? ये तो फिर वही ट्रिकल डाउन में विश्वास करने वाली बात है। लेकिन ट्रिकल डाउन फेल थ्योरी है, वो थ्योरी पूरी तरह से फेल है कि आप अमीरों को इतना दे दीजिए, उनके हाथ में इतना डाल दीजिए कि वो लबालब हो जाए और उनके हाथ में इतना कुछ है कि उसका हाथ पूरा भर जाएगा ना, फिर नीचे गिरने लगेगा, नीचे टपकने लगेगा तो नीचे के लोगों को मिलेगा,
फिर उसका हाथ पूरा भर जाएगा नीचे वाले का, तो फिर और नीचे वाले का। ऐसे जो सबसे निचले तबके वाला है और जो सबसे निचला आदमी है उसको तब कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा हाथ भरना पड़ेगा उसका। यानी उसको उसकी जितनी क्षमता है उतना उसको दे दो, उसकी क्षमता से बाहर जब जाने लग जाएगा तो नीचे वाले को मिलेगा। इसको बोलते हैं एक तरह से ट्रिकल डाउन, यानी कि अमीरों के साथ इतना कुछ कर दो। नियोलिबरलिज्म भी उसी के तरह का है जो हम नव उदारवाद की बात कर रहे थे। और एलपीजी के बाद में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद में जो तेज गति से विकास हुआ वो इसी तरह से हुआ, और यही विकास का एक सिद्धांत है। तो ये तो फिर पूरी तरह से उसी को मानना हुआ। और हालांकि इसको कांग्रेस ने और बीजेपी ने सबने माना, किसी भी सरकार ने बदला नहीं, ठीक है ना। लेकिन क्या यही तरीका हो सकता है विकास करने का? क्या विकास करने का ये तरीका नहीं हो सकता है कि जो सबसे कमजोर है उसको एम्पावर किया जाए, उसको मजबूत बनाया जाए, उसको कुछ दिया जाए? तो मनरेगा आपका ठीक इसी प्रकार का आंदोलन है जो अब सरकार अर्बन एरिया में भी लेके आने वाली है। और मैंने आपको जो क्राइसिस बताई थी उसमें क्राइसिस में यही बताया था कि जो इस बार की क्राइसिस है वो डिमांड साइड वाली क्राइसिस है। हर बार सप्लाई साइड में प्रॉब्लम आती है और रिसेशन आता है, मंदी आती है। इस बार की मंदी डिमांड साइड से है, यानी कि डिमांड साइड प्रॉब्लम है, लोगों में डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं होने के कारण आपका क्राइसिस है। तो एक तो हम लोगों को क्राइसिस को भी समझना है, कहाँ काम करना है, किस विचारधारा पे काम करना है, उसको समझना है। देखिए, ये मैं जो सारा लेक्चर दे रहा हूँ ये कोई आपको वोट देने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपका एक परसेप्शन बनाना चाहता हूँ, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो आपका आना चाहिए लिखते समय में, उसके लिए बना रहा हूँ। ताकि जब कभी आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी, आदिवासियों के लिए, पर्यावरण के लिए, जो अभी आप आर्टिकल पढ़ रहे थे उसमें पर्यावरण की बात थी, आदिवासियों की बात भी उसमें लिखी हुई है। तो आप पर्यावरण के लिए जब नीतियां बनाने की बात करें या पर्यावरण के ऊपर कोई प्रश्न है उसका उत्तर लिख रहे हैं, आर्थिक विकास का प्रश्न है उसको लिख रहे हैं, समावेशी विकास का प्रश्न है उसको लिख रहे हैं, या देश की एजुकेशन पॉलिसी जो नई वाली आई है उसके ऊपर कोई आपसे सवाल पूछा जा रहा है, या फिर क्षेत्रीय विविधताओं के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, या अप्सपा पे लिख रहे हैं, या फिर हमारे जो सीमाओं पर जो देश हैं जिनमें अलगाव की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, जो अलग होना चाहते हैं, जो पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते रखते हैं, जो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, कोई पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आता है, और वहाँ जो समस्याएं आप लोग महसूस करते हैं, देखते हैं, ये आपको करना चाहिए, ठीक है ना। और इनको आपको देखना चाहिए कि इनके बारे में लिखना आना चाहिए आपको, और इनको संतुलित तरीके से लिखना आना चाहिए। यही देश है देखिए, और यही समस्याएं हैं, और ये आपकी ड्यूटी भी वहां जाकर के जो तैयार होती है परीक्षा की तैयारी से लेकर के, जब आप वहां बनते हैं और बनने के बाद जब आप काम करते हैं तो आप यही काम करते हैं और यही आपकी ड्यूटी बनती है। तो हम लोग इससे अलग कैसे जा सकते हैं? लेकिन दृष्टिकोण जो हमारा होना चाहिए वो बड़ा व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, वैश्विक दृष्टिकोण होना चाहिए, ज्ञान आधारित होना चाहिए, कानून आधारित होना चाहिए। यानी हमारा जो लेखन है वो कानून सम्मत हो, संविधान सम्मत हो, वैश्विक दृष्टिकोण लिए हुए हो, और सेक्युलर स्टाइल का हो, समाजवादी दृष्टिकोण का हो। क्योंकि प्रस्तावना में बोल दूंगा तो फिर आप पूरा समझ जाएंगे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, लगभग वो आपको हर पल ख्याल रखनी है, हर प्रश्न के उत्तर में उसको ध्यान रखना है। स्वतंत्रताओं का ख्याल रखना है, इक्वालिटी का ख्याल रखना है, भाईचारे का ख्याल रखना है, न्याय का, किस किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, यानी हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, वही इलेक्टोरल रिफॉर्म वगैरह सारे प्रकार के रिफॉर्म आ जाएंगे। लगभग 10 से 15 रिफॉर्म मैंने आपको बताए थे, जिन पे निबंध भी लिखना आना चाहिए आपको।
तो हर जगह पर प्रस्तावना को रोज सुबह उठ करके पढ़ लिया करो आप। संविधान की प्रस्तावना रोज सुबह उठ करके देखा करो आप। जैसे आप लोग आरती चालीसा करते हैं ना अपने घरों में, वैसे आपको संविधान की प्रस्तावना रोज सुबह देखना चाहिए। यह आपका नेशनल ड्यूटी वाली बात नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तब जाकर के आप एक अच्छा उत्तर और बैलेंस्ड व्यू आप ला सकोगे अपने इसमें। नहीं तो आप एक तरफा हो ही जाओगे कहीं ना कहीं और पकड़ा जाओगे। और आपकी विरोधी विचारधारा का अगर कॉपी चेक कर, आपके पक्ष की विचारधारा का तो आपको लाभ भी मिल सकता है, लेकिन विरोधी भी हो सकता है। ये आपको नहीं पता कॉपी कौन चेक करेगा, इसलिए आप पनिशमेंट से बचिए। किसी भी प्रकार के पनिशमेंट की तैयारी मत कीजिए। तो आप एक तो नोट्स पढ़िए, नोट्स में बहुत ही अच्छे से आपको बैलेंस्ड व्यू से रहना सिखाया गया है। अगर आप हमारे नोट्स में जाकर के देखेंगे तो एडिटोरियल टाइप कम से कम 20 आर्टिकल्स हैं लगभग पूरे नोट्स में। तो 20 आर्टिकल जो एडिटोरियल टाइप हैं या जो ऐसे टाइप की जो चीज़ें दी हुई है वो आपके विचार बनाने में बहुत मदद करेगी और आपके विचार फिर धीरे धीरे वैसे बनने लग जाए। अभी मैं बोल रहा हूँ तो बोलते हुए आपको ऐसा लगता है कई बार कि ये व्यक्ति बोल रहा है और ये इनके विचार हैं, लेकिन जब आप लिखा हुआ पढ़ते हैं ना नोट्स में, तब व्यक्ति बीच में नहीं आता। तब आपको ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। लिखे हुए के प्रति हमारा दृष्टिकोण दूसरा होता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ तब वो विचारधारा उस तरह से नहीं बनेगी, लेकिन आप हमारा लिखा हुआ पढ़ेंगे तो उसके प्रति वैसे विचारधारा बनने लग जाती है। इसीलिए आपके घरों में आप अगर कोई बात को अच्छे से जानते भी होंगे तो भी घर वाले उस बात को नहीं मानते। और न्यूज़पेपर में जो आया है, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में आपके साथ में जो सबसे भोंदू टाइप का लड़का था वो पत्रकार हो गया और उसको कुछ नहीं आता था। उसको आपने कई बार देखा कि वो अपने बहुत सारे मामलों में जो है वो गच्चा खा जाता था, यानी कि न तो मार्क्स ला पाया, कभी कॉलेज में पढ़ते समय ठीक से मार्क्स भी नहीं ला पाया। और जब आप उसके घर जाते थे या उसके परिवार में कभी जाने का मौका मिला तो उसके घर वाले भी वो शिकायत करते थे कि ये देखो तुम्हारी तरह नहीं है, इसकी हालत बहुत ख़राब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये हमारे साथ भी अपने पिताजी पे भी हाथ उठा देता है, ये ऐसा कर लेता है, ये ऐसा कर लेता है। वो बताते थे, घर वाले सब उसके बारे में बताते होंगे। और आप उसका नॉलेज का लेवल भी जानते हैं, लेकिन वो पत्रकार बन गया और अखबार में लिखने लगा। अधिकांश पत्रकार ऐसे ही बनते हैं, इसी टाइप के लोग बनते हैं। और वो जब अखबार में लिखता है तो आपके घर वाले भी जो है ये कहने लगे कि देखो ये कैसा आदमी है और कितना जोरदार लिखा है। अब आप जो बात कह रहे हो, क्योंकि उसके घर वाले भी आपको मानते हैं, आपके टीचर भी उसको ना मान करके आपको मानते थे, लेकिन क्योंकि न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आया है ना उसका, तो लिखे हुए चीज को आपके घर वाले बताएंगे कि देखो ये चीज लिखी हुई आई है, अखबार में आई है और ये आदमी बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तो अखबार में लिखी हुई चीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है। ठीक वैसे ही नोट्स में जब आप चीजों को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि परीक्षा का मसाला है, हमको ऐसा रहना चाहिए, हमको ऐसा लिखना चाहिए, ये उत्तर हो सकता है। और जब हम आपको लेक्चर के रूप में बता रहे हैं तब उतना असर नहीं आता। तो खैर, हम यहाँ तो हम लिखने वाले भी हम ही हैं और बोलने वाले भी हम ही हैं, इसलिए चीज़ें मिलती जुलती नज़र आएंगी, इसलिए उतना डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लेकिन बाकी मामलों के लिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको न्यूज़पेपर का। तो आप नोट्स जरूर पढ़िए। तो एक तो जो 4 अक्टूबर की एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग, आप लोग 2 बार उसको पढ़ जाइए। जितना भी नोट्स आपको दिया गया है अंडरलाइन करते हुए 2 बार पढ़ जाइए उसको, बस हो गया काम आपका। लगभग सभी प्रश्न झांकते नजर आएंगे आपको, उसी के आसपास घूमते हुए नजर आएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री का शुरू करेंगे, उसके बाद फिर अपना करंट अफेयर्स